एपी की जनरल फॉर्म आती है हमें सर, एन का फॉर्मूला भी आता है एंड एसएन का फॉर्मूला भी क्लियर है, बट जैसे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है तो आंसर नहीं बन रहे हैं। उसमें रीजन क्या होगा कि आपने जो फॉर्मूले सीखे हैं, क्या आपने वो खुद डिराइव करेंगे या डायरेक्टली फॉर्मूले याद कर लिया? अगर फॉर्मूला याद कर लिया है तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाएगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें डाउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, सभी बोर्ड क्वेश्चन लिए हैं। इनकेस आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आज का कॉन्सेप्ट सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट सेशन में हम सीखने वाले हैं एक तो एन और एसएन की फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए हैं, और साथ में उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी कैसे बोर्ड क्वेश्चंस में। जब आप बोर्ड क्वेश्चंस में एप्लीकेशन करेंगे आप सीखेंगे अच्छा इसको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले का। वो सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं कि जो डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनेगा तब आंसर कैसे आना है। सो हेलो एवरीवन, पीयूष शर्मा दिस साइड, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट सेशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक एनेट टर्म। ये एनेट टर्म क्या है? वैसे ये टॉपिक हमने फाउंडेशन लेक्चर में ले लिया, इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इससे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमें एन से स्टार्ट करते हुए एसएन पे जाना है और फिर देखने हैं उनके बोर्ड क्वेश्चन। जैसे आप वो बोर्ड क्वेश्चन कर लोगे इन दोनों के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए एन से तो स्टार्ट करना ही पड़ता है कि ये एनेट टर्म बनी कैसे है। ये एनेट टर्म का फॉर्मेशन ही आपको एसएन तक ले जाएगा, एंड देन हर तरह के बोर्ड क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, हमने एक सिंपल एपी लिखी है। एपी हमें पता है, वरना एक बार फाउंडेशन लेक्चर आपको देखना चाहिए अगर आपको बेसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एपी क्या होती है। बट अभी मुझे पता है ये जो सीक्वेंस लिखा है ये एपी है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। जिससे यहां 6 का डिफरेंस है, 11 - 5, 17 - 11 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है। मतलब 6 ऐड करने से नेक्स्ट डिजिट आ जाती है। 5 में 6 ऐड करूंगा ये आ जाएगा, इसमें 6, ऐसे नया नंबर आते जा रहा है। आप नेक्स्ट नंबर भी गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ऐसी ही एपी होती है, जिस सीक्वेंस में जो टर्म्स होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट है, वो एपी है। इसलिए हम एपी में बोलते हैं डिफरेंस बहुत नेसेसरी है। किसी भी एपी को समझने के लिए डिफरेंस नेसेसरी है, तो इस डिफरेंस को हमने नेम दिया कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल जो एपी का बेसिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि कॉमन डिफरेंस डी। एंड इस वाले केस में उसको लिख भी लेते हैं कि इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है, 6। एंड फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म मिलेगी उसमें ही तो मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकता हूं सारी। तो फर्स्ट टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको भी नोट करके रखा कि फर्स्ट टर्म दैट इज ए, उसकी वैल्यू यहां पर है 5 इस वाले एपी में, कि कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट टर्म 5 है। ये दोनों ही नेसेसरी है, किस लिए? इन दोनों की मदद से आप कोई भी एपी फॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर मैं यही इंफॉर्मेशन देता तो आप फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं 5, नेक्स्ट टर्म क्या लिखते हैं उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते 5 + 6 11। नेक्स्ट के लिए आप दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते, इसमें 6 ऐड करो, ये 17 बन रहा है, इसमें 6 ऐड करो, 23 बन रहा है, सेम एपी फॉर्म हो गई ना। तो जब सेम एपी फॉर्म हो गई है, मुझे यहीं से चैप्टर का स्टार्ट मिल गया है कि अगर एपी बनानी है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नेसेसरी है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नेसेसरी है, इसे रब कर रहा हूं, ये आपने समझ लिया है। अगर मैं आपसे इस एपी में नेक्स्ट टर्म पूछूं, आप मुझे बता देंगे कि सर 6 ऐड कर दो 41। मैं बोलूंगा एक और नेक्स्ट टर्म, आप 6 ऐड करके 47 बता दोगे। मैं रेंडमली इसकी टर्म को ही पूछ लूं कि इसकी 49th टर्म कौन सी है, इसकी 73rd टर्म कौन सी है, तो मैं सारे नंबर नहीं लिखूंगा ना, तो मैं इसकी कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। मतलब इसके एनेट टर्म के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहा हूं कि जिससे मैं डायरेक्टली इस सीक्वेंस की, इस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकूं। मैंने कहा अच्छा वो करता हूं, हेल्प यहीं से लूंगा। हेल्प यहां से क्यों ले रहा हूं? पहले इसका मैं एक जनरल फॉर्म बनाऊंगा और फॉर्मूला बनाता हूं। जनरल फॉर्म कैसा कि एक जनरल फॉर्म में एपी लिखता हूं आपके सामने, ये देखना कि एक एपी लिखी है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मतलब जिसमें सारी एपी आ सके, सब डिफाइन हो जाए उसमें। तो उसकी फर्स्ट टर्म तो मैं क्या लिखूंगा, ए। भाई फर्स्ट टर्म तो हमने ए से नोट कर ली, यहां सीख लेना कि फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से।
तो जब फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यहां नेक्स्ट टर्म कैसे आई थी? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, यही तो फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके इस ए में डी ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ए प्लस डी। और अगली नेक्स्ट टर्म निकालनी है मेरे को, तो इसमें 6 ऐड किया था, मतलब इसमें डी ऐड करूंगा तो वो नेक्स्ट टर्म आने वाली है ए प्लस 2d। अब इसमें डी ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ए प्लस 3d। अच्छा पैटर्न मिल गया। तो ये होती है मेरी जनरल फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म एपी की। अगर ए और डी को यूज करो, यहां पर से मैसेज तो करा है, अब ध्यान यहां पर, वहां से हम यहां आ गए, ये जनरल फॉर्म है कि ए लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सभी एपी की टर्म्स हैं, ये सभी एपी की टर्म्स है। और टर्म्स कैसे हैं? ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को डिनोट में कुछ ऐसे करता हूं, A1 से सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर वो लोकेशन को, उसकी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म है। ये मेरी सेकंड टर्म है, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। ऐसे आप सारी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट एपी है तो इनफाइनाइट टर्म होगी, फाइनाइट होगी तो मैं लास्ट टर्म दे दूंगा। अभी क्वेश्चन करना है नेक्स्ट। तो ये मैंने इसकी टर्म्स लिखी। अब मुझे इसकी एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना था। ये आपने जनरल फॉर्मूला एपी का बनाया कि जनरल इसकी कोई भी अगर टर्म निकालनी है। मैं यहां से एक पैटर्न देखना चाह रहा हूं कि यहां एक पैटर्न बन रहा है। जैसे अगर ये A4 लिखा है, A3 लिखा है, A2 लिखा है, A1 लिखा है, तो A2 में D के साथ 1 लिखा है भाई, 1 इंटू डी डी। या यहां देखिए A3 में 3 था, यहां 2 लिखा है, यहां 4 था, यहां 3 लिखा है। अगर मैं फिफ्थ टर्म लिखता भी, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, क्या वो a प्लस 4d होती? क्योंकि डी एड करते वो क्या होती है, a प्लस 4d। तो ऐसा लिख दे। अच्छा फिफ्थ टर्म ऐसे आती a प्लस 4d। सिक्स टर्म कैसे आती? a प्लस 5d। सेवन टर्म कैसे आती? उसमें एक और ऐड करता मैं d। मुझे पैटर्न मिल जा रहा है कि एक d कम होता है बस। 3 में 2 है, 4 में 3 है, फिफ्थ में 4 है। अगर मैं आपसे रेंडमली अब पूछ लूं इसकी आप मुझे 19th टर्म बता दो, तो आपने पैटर्न ग्रैब कर लिया कि वो होगी a प्लस 18d या a प्लस 18d। क्योंकि एक टर्म आप हमेशा लिख रहे हो। मैंने कहा अच्छा 23rd टर्म बताओ, तो आपने बोला वो होगा a प्लस 22d। तो यही तो सीख गए आप nth टर्म। आप कोई भी टर्म बता, मैं जो भी टर्म पूछता हूं आप उसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, a और d की, फिर हम वैल्यू यूज कर लेंगे एपी के अकॉर्डिंग, जो एपी गिवन होगी। जैसे इसमें अगर कोई मुझे बोले अब कि 23rd टर्म निकालनी है, कि इस वाले में 23rd टर्म निकालो, तो मुझे समझ आया ना कि 23rd टर्म मतलब a प्लस 22d। अब a की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे कि a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू 22 इंटू d की वैल्यू 6 है। कैलकुलेशन करते आंसर बन जाएगा मेरा। तो अब तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, मतलब मैं इसकी nth टर्म निकाल सकता हूं। nth टर्म सीख लिया आपने, एक एपी में ऐसे nth टर्म निकल जाते हैं। फिफ्थ निकलिए, 19 लिखिए, 23rd लिखिए। अब एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपको याद है कि an मतलब nth टर्म इक्वल टू, यही फॉर्मेट लिख रहा हूं सेम, देखना इसी की तरह लिख रहा हूं सबकी तरह, a प्लस, यहां क्या नंबर लिखूं? 19 में 18 लिखा है, 5 में 4 लिखा है, 23 में 22 लिखा है। एक कम लिख रहा हूं, n से एक कम क्या होगा? n माइनस 1 और सेम टू सेम d, और सेम टू सेम d। ध्यान से देखना क्या आपको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट कि nth टर्म का फॉर्मूला बना कैसे एग्जैक्टली, और एक एक चीज का मीनिंग क्या है, n का मीनिंग क्या है, नंबर क्या क्या मीनिंग है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला हमने बोर्ड क्वेश्चन, वो mth टर्म में ले जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये समझना था। अच्छा ये इस तरह से आया, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ यहां से स्टार्ट करोगे टकने के आंसर ज्यादा है। तो ये हमने an का फॉर्मूला सीख लिया। अच्छा an का फॉर्मूला ये होता है, ये ऐसे जनरेट हुआ है। तो इसमें आपने दो चीजें सीख लिया अभी, एक तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है और वो बनी कैसे है, एक एग्जांपल सिखाया आपको, और एक an का फॉर्मूला, और एक an का फॉर्मूला। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने फाउंडेशन लेक्चर में कर रखे हैं, पिन कमेंट में डाल देंगे आपके लिए लिंक। अभी इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं an के टर्म पे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्वेंटी 19 में बोर्ड ने क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84।
आपको डायरेक्टली कंडीशन ही दे दी है कि अच्छा ये कंडीशन दी है क्वेश्चन ने, तो मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं कि A21 का मतलब A21 मतलब 21st टर्म, बस ये समझना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है नंबर की तरह नहीं, लोकेशन की तरह, इंफॉर्मेशन की तरह बिहेव कर रहा है। 21st टर्म को दिखा रहा है, ये 7th टर्म को दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं इन्हें ही डिकोड करता हूं कि A21 मतलब 21st टर्म। A21 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, अभी तो मैंने nth टर्म का फॉर्मूला सीखा ना, A प्लस n माइनस 1D। तो A प्लस n की वैल्यू यहां से पिक करी 21, 21 माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 D, जो कितना आ जाएगा कि A21 बन जा रहा है A प्लस 20D। A प्लस 20D जो कुछ दिन बाद आप डायरेक्टली भी लिखेंगे, और लिखना सही है, हाँ बिल्कुल सही है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कभी भी आया कि 21 आप सीधा लिखो A प्लस 20D, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लिख लिया। एंड अगर नेक्स्ट में मेरे को बोला है कि 7 टर्म की भी बात है क्वेश्चन में, तो मैं 7th टर्म लिखूंगा। अब तो आपको डायरेक्टली पता है A प्लस 6D, बट एक बार लिख लेता हूं कि A प्लस n माइनस 1D के फॉर्मूले से लिख रहा हूं, और तब आ रहा है A प्लस 6D, मतलब 7 टर्म मेरी A प्लस 6D है। कि ये दोनों मैंने ऐसे nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया, डिकोड कर लिया है। अब जो क्वेश्चन ने दिया था उसे यूज करता हूं, जो क्वेश्चन ने दिया था उसको यूज करो यहां पर, कि क्वेश्चन ने ये दिया था कि A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। A21 को तो अब मैंने यहां ऐसे लिख लिया ना कि A21 तो क्या होता है A प्लस 20D, तो इसको रिप्लेस करूंगा A प्लस 20D से। मैं ब्रैकेट यूज करता हूं जब भी मैं एक टर्म को ऐसे बाइनोमियल ट्राइनोमियल से रिप्लेस करता हूं, तो ब्रैकेट यूज करना चाहिए, क्योंकि साइन का रोल आ जाएगा वहां पर। मोनोमियल में चल जाता है क्योंकि उसमें सिंगल टर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इससे ज्यादा टर्म है हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिए। A7 क्या है मेरा A प्लस 6D, वैसे ब्रैकेट यूज किया A प्लस 6D। ब्रैकेट यूज करने का आई होप आपको लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ये माइनस दोनों का है। अब आप ब्रैकेट ना लगाते, सिर्फ पहले वाले का हो जाता। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। यूज किसको कर लिया, nth टर्म के फॉर्मूले को। डायरेक्टली ये लिख सकता था, हाँ ये सब करने से बोर्ड एग्जाम में बच सकता हूं मैं, ये इनफ है, बट अभी समझने के लिए अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, यहां तो बाहर प्लस ही है, कुछ नहीं तो साइन सेम रहेंगे। A प्लस 20D माइनस, ये दोनों के साइन चेंज कर देगा ना भाई, तो ये माइनस A बना, और ये माइनस का 6D इक्वल्स टू 84। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये A और A कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये प्लस का A माइनस का है, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। यहां बचा है 20D माइनस 6D, जो कैलकुलेशन तो मैं कर सकता हूं। 14D इक्वल्स टू 84, D की वैल्यू चाहिए, तो 14 वहां डिवाइड में जाएगा। अब आप डिवाइड कैसे भी करें, आप 2 से कीजिए, 7 से कीजिए, या डायरेक्टली टेबल याद है डायरेक्टली कीजिए कि 14 1 जा 14 6 जा 84। तो D की वैल्यू मेरी आ गई है 6। डी की वैल्यू आ गई है 6। ये आपने सीखा एक थोड़ा सा बेसिक एप्लीकेशन, अभी इतना टफ नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स में नहीं मिलेगा आपको। तो ये बेसिक एप्लीकेशन देख लिया। चाहे ऐसे nth टर्म का फॉर्मूला यूज हो जाता है, ऐसे nth टर्म का फॉर्मूला यूज हो जाता है, और आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन nth टर्म पे ही सीख रहे हैं पहले कुछ क्वेश्चन, फिर Sn का डेरिवेशन करते हैं, साथ में उसके क्वेश्चन लेते हैं। आगे रखे हमने क्वेश्चन आपके लिए इसके बेस पे सम ऑफ n टर्म्स के, बट डेरिवेशन करके। आज उसका डेरिवेशन करेंगे खुद से एंड देन सीखेंगे, बट पहले एन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को फाइनली ये वाला क्वेश्चन कराना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन है, एक ट्राई आपको दे देना चाहिए अब तो, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसका एक ट्राई दे देना चाहिए, और फिर साथ में करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अब आपको लैंग्वेज कितनी समझ आती है और एपी का बेसिक कितना क्लियर है वो यहां वर्क करेगा। ठीक, एपी दिए, एपी का क्वेश्चन जब भी आता है सबसे पहले एपी नोट कर लो। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूज, या तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर है तो आप कर ही दोगे, बट एपी सबसे पहले नोट कर लो, सही रहता है कि एपी लिखिए क्या है 293, 285, 277 डॉट डॉट डॉट। इस बार
लास्ट टर्म दे दिया आपको, सिर्फ यहां छोड़ देता तो मतलब लास्ट टर्म नहीं दी है, बट लास्ट टर्म दी है मुझे कि लास्ट टर्म कितनी है 53। देखता हूं भाई कैसे यूज करने। पहले तो मैंने सिर्फ एपी लिखी है, पहले तो सिर्फ एपी लिखी है। ये जैसे ही आप एपी नोट करते हैं, हैबिट बना लीजिए कि उसका फर्स्ट टर्म लिख लें आप और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब मिस्टेक नहीं चाहिए। तो फर्स्ट टर्म, पहली टर्म 293, कुछ कंफ्यूजन नहीं कि फर्स्ट टर्म तो कितनी होगी 29। कॉमन डिफरेंस में जल्दबाजी मत करना कभी, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड में सेकंड जो आपको इजी लगता है। मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करता हूं, 285 माइनस 293 कर रहा हूं, 285 माइनस 293। तो मुझे समझ आने वाला आंसर किस में आ रहा है, हमारा है माइनस में। क्या आंसर माइनस में आने वाला है, जो आ रहा है -8। आंसर -8 आ जा रहा है यहां से। तो डी के लिए लिखी मैंने -8। बस ये किस लिए लिखा भी मैंने, क्यों यहां लिखा कि कंफ्यूजन नहीं, कि गलती से 8 मत लिख देना देख के कि अरे 93 से 85 8 कम हो रहा है और यहां वैल्यू लिख दी 8, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आने के बाद। मेरे को ये तो समझना था सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना था, तो 285 में 293 बड़ा नंबर माइनस करो, आंसर माइनस में आएगा। बस ये मिस्टेक नहीं चाहिए, बाकी आपको आता है। बहुत अच्छे बच्चों से मैंने देखा जल्दी में कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाता है। तो डी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू लिख ली। अब मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा कि एपी से जो इंफॉर्मेशन निकाल सकता था निकाल ली मैंने। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है ना, लास्ट टर्म दिए मतलब फाइनाइट एपी है। इस फाइनाइट एपी में टर्म्स कितनी है, कैसे बताऊं इस फाइनाइट एपी में टर्म्स कितनी है। मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे इसकी लास्ट टर्म ही पता है, सीधा 53 है। बट क्वेश्चन ने लास्ट टर्म थोड़ी पूछी है, क्वेश्चन ने पूछा कितनी टर्म्स हैं। अगर मुझे किसी भी तरह ये पता चल जाए कि ये टर्म कौन सी है, कि ये 20 टर्म है, 21st है, 22nd है, टर्म कौन सी है। अगर कोई आपको बोल ही दे कि ये 45th टर्म है, कौन सी टर्म है 45th, तो आप क्या बोलेंगे इस एपी में कितनी टर्म्स है, 45 टर्म्स है। तो इस लॉजिक ने तो मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए ये कौन सी टर्म है, तो मैं बता दूंगा कितनी टर्म्स है। तो इस पे वर्क करता हूं ना 53 पे। इस 53 पे कैसे वर्क करूंगा, यहां देखना। मैं किसी भी तरह ये सोच रहा हूं ये जो 53 है कौन सी टर्म है। जैसे मैंने बोला है कौन सी टर्म है, भाई ये टर्म तो है ना इस एपी की, तो मैंने इसको लिख दिया एन। ये एपी की टर्म तो है, एपी की तो टर्म ऐसी होती है, ए फर्स्ट, ए सेकंड, ए थर्ड, ये एन टर्म है। मुझे अभी नहीं पता है ये कौन सी टर्म है, मुझे अभी नहीं पता है ये कौन सी टर्म है, बट ये एपी की टर्म है। तो मैंने एन इक्वल टू दिस लिख दिया। जैसी मैंने एन इक्वल टू इसकी वैल्यू लिखी कि एन इक्वल टू 53, क्योंकि ये कोई टर्म है, तो मेरे को क्लिक करा। एन का तो मुझे फॉर्मूला आता है, भाई एन का फॉर्मूला आता भी है, डिराइव भी करा आज तो एन का तो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए कि एन का फॉर्मूला लिखा ए प्लस n-1d इक्वल टू 53। जैसे ये लिखा, मुझे जो वैल्यूज है अब यूज होगी, तभी बोलता स्टार्ट में वैल्यूज लिखला करो वरना बाद में क्लिक नहीं करता है वो। तो एपी जब भी आई ए और डी लिखा। अब यहां देखा इस ए की वैल्यू में पुट कर सकता हूं, ए की वैल्यू पुट कर सकता हूं, डी की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, ए भी रख सकता हूं, डी भी रख सकता हूं। पूरी इक्वेशन में अननोन रह जाएगा सिर्फ एन। एन की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे। एन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, एन की वैल्यू ही तो बताती है कि वो कौन सी टर्म है। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब तो सीधा सॉल्व कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरा यही समझ आया कि वैल्यू रख के बस एन निकालना है। तो वैल्यू रखता हूं, ए की वैल्यू 293 प्लस n-1, एन के लिए नहीं है तो फाइंड करनी है। डी की वैल्यू -8, ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, -8 इक्वल टू 53। मैं इसे सॉल्व करूं मुझे आंसर आ जाएगा। यहां सॉल्व करते हैं कि 293 इज इक्वल टू 293 प्लस 293 प्लस n-1 -8, जो डी की वैल्यू यूज करिए इक्वल टू 53। कि ये सॉल्व करते हैं, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ये जो n लिखा है, पहले प्लस 293 को वहां भेज देता हूं माइनस में, तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा। तब इसको सॉल्व करने के बहुत वेज हैं, आपको जो स्ट्राइक करता है वैसे करना चाहिए। कोई कोई पहले -8 को दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहेगा, आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं जनरली प्रेफर नहीं करूंगा। इसको डायरेक्टली डिवाइड में भेज दूंगा, 293 को वहां भेज के देखना कैसे कि 293 वहां भेजा, यहाँ सॉल्व कर लिया,
प्लस माइनस या माइनस हो जा रहे हैं, 93 में से 53 ले जा रहा हूं, 40 बचेगा, मतलब 240, बट माइनस का। अब यहां बचता है n-1 -8, ये -8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, तो ये लिख दिया डिवाइड में, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, -240 अपॉन -8। जैसे ये डिवाइड में गया अब तो ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का साइन था पहले, 8 1 जा 8 3 जा 24, 0 कॉपी हुआ, तो n-1 की वैल्यू आ गई है मेरी 30, बट मुझे वैल्यू चाहिए थी n की, तो -1 वहां जाके +1, n की वैल्यू 31, आंसर आया आपका 31। तो अगर ये 30 फर्स्ट टर्म है तो इस एपी में कितनी टर्म्स है, इसमें 31 टर्म्स है, तो फाइनली मुझे ऐसे आंसर दे देना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 31, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 31। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है और आप ये समझ रहे हैं कि an को जो मेरी nth टर्म होती है an को, उसको मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं वो मुझे सीखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रखा है आपके लिए, मतलब नंबर्स रखे ही नहीं, पूरा ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया है, तो एक ट्राई कीजिए, फिर साथ में सीखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये हो जा रहा है हमसे, ये mth nth समझ आ रहा है, तो एक ट्राई करते हैं, फिर साथ में सीखते हैं। चलिए फिर ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं पहले। क्वेश्चन ने में बोला है इफ द mth टर्म ऑफ द एपी, if the mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, then show that its mnth term is 1। तो बहुत ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पर, नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो उसको वैसे ही समझेंगे कि जैसे क्वेश्चन ने दिया है। पहले तो ये am कैसे आ गया, मतलब mth टर्म कैसे आ गया, अभी तक तो हमने सिर्फ nth टर्म समझा था। हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कुछ ऐसा ही पूछा हुआ है कि सर ये am और an में क्या डिफरेंस होता है। तो बात ये नहीं है कि हमें am और an में डिफरेंस समझना है, हमें इसका मीनिंग समझना है कि am किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, an किस चीज को। यहां देखना बहुत ध्यान से, फिर सारे इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे हमारे। एक एपी लिख रहा हूं आपके सामने, एपी लिखिए 3 6 9 12 सो ऑन, की एपी चलती रहेगी। अगर मैं इसकी ये फर्स्ट टर्म बोलूं तो ये तो a1 है, ये सेकंड टर्म है तो a2 है, थर्ड टर्म a3 है, मतलब ये जो नीचे नंबर है ये तो उसकी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है। ऐसी कोई टर्म है जो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, नंबर नहीं बोल रहा हूं, बट अगर एज्यूम करनी ही है तो हम मान लेते हैं वो टर्म कौन सी हमारी nth टर्म की कोई टर्म होगी। वेरिएबल क्या यूज करा, n की nth टर्म। अगर इसी एपी में मुझे और कोई नंबर भी लेट करना होता इसी एपी का, जिसकी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो मैं लेट कर सकता था कि हाँ वो मेरी कौन सी pth टर्म है, तो एपी से दिखा था pth, उसके नंबर को दिखा रहा है, उसकी लोकेशन को, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन, तो nth pth। ऐसी इसकी कोई टर्म हो सकती है qth टर्म, tth टर्म, ऐसी इसकी कोई टर्म ये भी हो सकती है अगर मैं वेरिएबल m यूज कर लू, mth टर्म। तो कहीं ना कहीं an बोलू, AP बोलू, AM बोलू, सबका सेम मीनिंग है, बस अलग वेरिएबल यूज किया है। यहां जैसे n यूज कर ले, यहाँ m यूज करा है, यहाँ n नंबर का वर्क कर रहा है, यहाँ p करेगा, m करेगा, कैसे करेगा इसी क्वेश्चन में समझते हैं। बट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कुछ अलग चीज नहीं, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। पहले इस पार्ट को रब करते हैं। कि इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली दिया था mth टर्म ऑफ AP इज 1 बाय mth, अब लोकेशन को दिखा रहा होगा तो मैं समझ गया mth टर्म तो कैसे लिखूंगा, कुछ ऐसे कि AM mth टर्म जैसे nth टर्म होती है इज 1 बाय n, उसकी वैल्यू दी है, ये तो वैल्यू का काम करेगा ना, बस इतना समझना है। यहां ये n वैल्यू का काम कर रहा है, और जब वेरिएबल में यहां लिखता हूं वो उसकी लोकेशन दिखाता है, वो नंबर दिखाता है, सबस्क्रिप्ट वाला इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो mth टर्म के 1 बाय n, और मैंने बोल दिया ठीक है ऐसा लिखा है। यहां क्या लिखा है, nth टर्म 1 बाय n, तो nth टर्म तो an को दिखाता है, 1 बाय m उसकी वैल्यू हो गई। तो मैं इस लैंग्वेज को कुछ ऐसे डिकोड कर लिया। प्रूफ क्या करना है, mnth टर्म इज 1,
तो लिख ही लेता हूं कि प्रूफ क्या करना है, एमिनेट टर्म मतलब एमएन यहां लिख दूंगा, वो कुछ मल्टीप्लाई में दिख जा रहा होगा, एमिनेट टर्म, इसका मीनिंग भी आप अभी समझ जाएंगे जब यहां से स्टार्ट करेंगे। इज वन, ये मुझे प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि जो एमिनेट टर्म है वो वन है। बस स्टार्ट तो मैं करूंगा यहीं से, यार यहां से क्या कैलकुलेशन कर सकता हूं, ये एमिनेट टर्म 1/n दी है, अगर एमिनेट टर्म मुझे 1/n दी है तो मैं ए एमिनेट का फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये एमिनेट टर्म का ए प्लस एमिनेट टर्म का फॉर्मूला था n-1, यहां नंबर का वैल्यू कौन कर रहा है, m काम कर रहा है वो, तो एमिनेट टर्म में या एमिनेट टर्म में हो जाएगा m-1, बस ये समझना था। तभी आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, बस ये समझना था कि इसे एमिनेट टर्म में n-1 होता है, एमिनेट टर्म में m-1 होता है, कि ये कुछ ऐसा लिखा है। एक बार चाहे दोबारा दिखाते हैं आपको कि एमिनेट टर्म लिखे थे तो ऐसा लिखा a प्लस उसमें n-1 करते थे, इसमें m-1 कर दिया, क्योंकि यहाँ m लिखा है, वैल्यू तो जो लिखी है वो ही लिखी रहेगी, तो ये लिख दिया 1/n। यहां एमिनेट टर्म है, एमिनेट टर्म है तो एमिनेट टर्म तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 d इक्वल टू जो गिवन है 1/m। ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई, यहां से मुझे दो इक्वेशन मिल गए ना, एक ये और एक ये वाली इक्वेशन। एक इक्वेशन ये मिली है, एक इक्वेशन ये मिल गई, इनको यूज करूंगा किसी तरह। कैसे यूज करूंगा, पहले तो लिख लेता हूं कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हुई मेरी सेकंड इक्वेशन। मुझे एमिनेट टर्म को वन प्रूफ करना है। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, कभी भी एपी में अगर आपको कुछ भी प्रूफ करना है, कुछ भी फाइंड करना है, एपी मतलब फाइंड तो हमेशा क्या करना है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। अगर ए और डी की वैल्यू आपके पास है तो आप एपी में कुछ भी कर सकते हैं, तब वो एएनएच का फॉर्मूला लगाए, सम का फॉर्मूला लगाए या एपी ही पूछ ले। मेरा ध्यान था इसमें से कहीं से ए और डी की वैल्यू निकालूं, तो जब ये दोनों इक्वेशन देखा और ए और डी को देखा, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से मैच कर रहा है। अगर आप एन एम की समझ जाए कि उनकी कुछ वैल्यूज होगी, उनमें आंसर आ जाएगा। बस ए और डी को देखना ध्यान से, ये ए लिखा है यहाँ, अच्छा यहाँ हमने डी मिस करा है, पहले तो वही लिख देते हैं भाई, मिस्टेक हो जाती, यहाँ डी क्यों नहीं लिखा है, तो चलिए रब करके लिखते हैं उसको कि m-1 डी साथ में, वो डी मिस किया, m-1 डी इक्वल्स टू m कौन सा ये वाला पिक किया था 1/n। अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हम समझ लेते हैं कि a लिखा है, ये d लिखा है, ये a लिखा है और ये लिखा है d। तो अगर a और d निकालना है, अगर आप थोड़ा सा इनमें x y की तरह सोचे तो ये तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से, जो भी आप प्रेफर करें, जो आपकी कैलकुलेशन आपसे करवाए या आपको समझ आ जाए। अभी मेरे को सिंपल लग रहा है एलिमिनेशन, क्योंकि डायरेक्टली दोनों में ए सेम दिख रहा है, माइनस करके सबसे पहले ए को एलिमिनेट करूंगा, तो इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं, इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं, ऐसा करता हूं 1 को माइनस कर लेता हूं सेकंड से, तो वो नोट तो करना ही पड़ेगा कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को माइनस करना है 2 में से, तो 2 वाली पहले लिखूंगा ना, तो 2 वाली पहले लिख रहा हूं, पहले उसका ये वाला सेट पहले लिख रहा हूं। ये ध्यान देना कि a प्लस n-1 डी, ये वाली साइड लिखी, इसका ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस a, यहां माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा, m-1 डी, दोनों की लेफ्ट साइड माइनस कर दी है और फिर राइट साइड माइनस कर दूंगा। जब इक्वेशन 1 को माइनस करा है 2 में से, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं मैं 2 में से, तो 2 वाले को पहले लिखूंगा, 1/m पहले लिखा, माइनस कर दिया 1/n। बस यहाँ ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते थे, अभी ऐसे में कर लिया, ऐसे में भी आना चाहिए, माइनस ने साइन चेंज किया। अब इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन क्या हो रही है, ए से तो कैंसिल हो रहा है, वो तो मैं करना ही चाह रहा था, ए से ए तो कैंसिल करना ही चाहता है, एलिमिनेशन में पहले चूज कर लेते हैं ना किसको कैंसिल करना है, ए से ए कैंसिल किया, बाकी सब सॉल्व कर लेंगे, जिससे इन दोनों में मेरे को डी कॉमन दिख रहा है, तो मैं दोनों में से डी कॉमन लिख दिया पहले तो, कि दोनों में से डी कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, यहां बचा है n-1, ये तो कट गई है, माइनस का साइन है, दोनों के साइन चेंज करेगा, तो ये -m और इस माइनस को बना देगा +1, और डी साथ में लिखा ही था कॉमन में, लास्ट में लिख लो स्टार्ट में लिख लो, एक ही बात होती है। इक्वल्स टू सामने की तरफ देखते हैं क्या बचा है, यहां तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, m और n का एलसीएम mn, जैसे 3 और 5 का एलसीएम 15 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां करते हैं, n को यहां किया तो ये बचता है n, माइनस m को यहां किया m, या तो ऐसे समझिए कि m में क्या मल्टीप्लाई करूं mn, तो n आए,
एन में क्या मल्टीप्लाई करो एम एन तो एम आई, तो इस स्टेप पे आ गया हूं। ए तो कैंसल आउट हो गया है, जब ए कैंसल आउट हो गया अब तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली यहां से डी की। अगर मैं थोड़ी सी भी सही कैलकुलेशन रखूंगा मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखना डी की वैल्यू पे ध्यान रखना पूरा कि मेरे को यहां पर अभी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद तो जब मैं डी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो पहले यहां कुछ कैलकुलेशन, हाँ ये कैंसिल हो जा रहा है, +1 -1 ये कैंसिल हुआ। उसके बाद यहां मेरे पास बचता है n माइनस m ब्रैकेट डी इक्वल्स टू यहां n माइनस m अपॉन में mn। वैल्यू चाहिए थी डी की, डी की वैल्यू चाहिए तो डी को यहां लिखता हूं, जो यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, तो वहां पहले से लिखा था n माइनस m अपॉन में mn, जिसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा n माइनस m। ये दोनों बाइनोमियल तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों बाइनोमियल तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं क्योंकि सेम लिखा है, ये पूरा तो कैंसिल हो सकता है, सेम लिखा है। डी की वैल्यू मिल गई मेरे को, हाँ mn की टर्म्स में तो आएगी जब वो यूज हो रखे हैं, तो डी की वैल्यू मिल गई 1/mn। जैसे आप एक्स वाई निकालते थे, एक की वैल्यू आ गई, अब दूसरी की वैल्यू कैसे निकालते थे, पुट करके कि अगर डी की वैल्यू ये आ गई है, ये वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा और ए की वैल्यू निकाल लूंगा। इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में, 1 में कर लेते हैं कि पुट दिस इन इक्वेशन 1, कि ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 एक बार देख लेते हैं और उसमें वैल्यू रख देते हैं कि इक्वेशन 1 ये रखी थी हमने, सेम ये लिख रहा हूं। पहले उसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। कि इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूं तो ठीक कैसे देखना है, लिख रहा हूं a प्लस m-1 m-1 डी की वैल्यू अभी फाइंड करी हमने 1/mn, तो डी की वैल्यू यूज कर ली 1/mn इक्वल्स टू 1/n। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को दिख रहा है कि ए तो अननोन है, वो तो सॉल्व होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है चीज में, इसमें कैलकुलेशन करते हैं आप। ए प्लस ये 1/mn दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, फर्स्ट वाले में होगा m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/n जब फर्स्ट में होगा। जब सेकंड में होगा सिर्फ 1 है, माइनस का तो इसे माइनस का बना देगा, -1/mn। सामने लिखा है 1/n, सबको वहां ले जाता हूं क्योंकि एक जैसे दिख रहा है, मैं ए जैसे तो नहीं है ये, तो a इक्वल्स टू इनको वहां ले जा रहा हूं, तो ये लिखा था 1/n, ये प्लस का वहां जाके माइनस का हुआ 1/n, ये माइनस वहां जाके प्लस का 1/mn। ये दोनों सेम है बट इनके साइन ऑपोजिट है, 1/n माइनस 1/n, ये कैंसिल हुआ। ए की वैल्यू भी मिल गई, हाँ ए की वैल्यू मिल गई है मुझे, जो मेरी ए की वैल्यू है वो आ रही है 1/mn। डी की वैल्यू भी 1/mn आई, ए की वैल्यू भी 1/mn आई, तो दोनों वैल्यू सेम आ सकती है, हाँ सकती है। कोई ऐसी पेज जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वही कॉमन डिफरेंस है, ऐड होता रह जा रहा है। अब मेरे पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू भी है, मेरे को क्या प्रूफ करना था कि mnth टर्म 1 है, mnth टर्म 1 है, तो देखना वही प्रूफ करना है। यूज किसकी वैल्यू करूंगा, दोनों जो वैल्यू हमने फाइंड करी है, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू। तो फाइनल जो क्वेश्चन है वो यहां कंप्लीट कर रहे हैं कि मेरे को mnth टर्म को 1 प्रूफ करना है, mnth टर्म को 1 प्रूफ करना है, लिख नहीं रहा हूं, सीधा प्रूफ करूंगा कि mnth टर्म को 1 प्रूफ करना था ना, तो mnth टर्म का फॉर्मूला लिखता हूं पहले कि भाई mnth टर्म तो क्या होगा, a प्लस mn-1d, बस ये समझना था। जब nth टर्म था तो n-1, pth टर्म होगा तो p-1, mth टर्म होगा तो m-1, mnth टर्म है तो mn-1। इसकी वैल्यू 1 प्रूफ करनी थी, हाँ कर सकता हूं क्योंकि अब मेरे पास a और d की वैल्यू है, तो ये लिखा और a की वैल्यू यहां से पिक करी जो अभी फाइंड करा हमने, एलिमिनेशन प्लस लास्ट में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज किया है, mn 1/mn प्लस mn-1, d की वैल्यू 1/mn, 1/mn, तो 1/mn लिखा, तो ये लिखा है सेम, प्लस ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये फर्स्ट वाले में होगा तो अपॉन में mn आ जाएगा ना, 1/mn इसमें हुआ, माइनस ये 1/mn, ये तो mn कैंसिल करके 1 आ रहा है, तो ऐसे देखना, ये लिखा है 1/mn प्लस ये कैंसिल करके 1 है तो +1, ये माइनस का 1/mn,
एम एन, सामने मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, ए एम एन ना, ए एम एन में तो अप्लाई कर रहा हूं ये, और ये लिखते ही क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, जो मुझे ए एम एन की वैल्यू दे रहा है 1, ए एम एन की वैल्यू 1। अगर इस वाले कलर से नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज करते हैं कि मुझे ए एम एन की वैल्यू आ जा रही है 1, और हाँ यही तो मुझे प्रूफ करना था, ये तो उनको प्रूफ करना था। दिस मच ओनली, ये क्वेश्चन इतना हो जाता है, बट क्वेश्चन से ज्यादा आपको वे सीखना था कि एमेट टर्म कैसे यूज होती है, एनेट टर्म कैसे यूज होती है। अब इसके बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एसएन का डेरिवेशन करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का डेरिवेशन कैसे आता है। पहले कुछ एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं एपी की, कि एपी की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला सीखना है तो जनरल फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी, तो मैंने एपी की एक जनरल फॉर्म लिखी जो मुझे पता ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, चाहते आते उसकी लास्ट टर्म पे चला गया जो एनएच टर्म होगी ए प्लस एन माइनस 1d की एक एपी लिखा है। मुझे इसकी सभी टर्म का सम चाहिए, मुझे इसकी सभी टर्म का सम चाहिए, तो मुझे तो इसे सम के फॉर्मेट में लिखना चाहिए था, तो मैं इसे सम के फॉर्मेट में लिखूंगा कुछ ऐसे कि एसएन, इन सभी टर्म का सम चाहिए ना, तो सम की तरह लिखता हूं। ये पहली टर्म लिखी है ए प्लस, ये सेकेंड टर्म लिखी ए प्लस डी, ऐसे ब्रैकेट में दिखा देता हूं सेकेंड टर्म। ये थर्ड टर्म लिखी ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। तो ये अभी के लिए हटा रहा हूं मैं डेरिवेशन में, ये नहीं चाहिए मेरे को, बस समझ आना चाहिए। तो अच्छा एपी से मैंने प्लस कैसे लगा दी एकदम से, क्योंकि मैंने उस एपी की सभी टर्म को सम करना चाहा। मुझे इनके सम का फॉर्मूला चाहिए। इनके सम का फॉर्मूला आप खुद बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं अगर आप इतनी सी बात समझ सकते हैं कि एक एपी थी 2 4 6 8, बस इतना 2 4 6 8, मुझे उसका सम फाइंड करना था। मतलब एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहां पर चाहिए S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो S4 लिख लेता हूं। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इनका सम चाहिए, मतलब ऐसे ऐड कर दिया। आप डायरेक्टली ऐड करके मुझे आंसर बता देंगे, बट मैं आपको इसमें ट्रिक सिखाना चाह रहा हूं जो फिर मैं यहां यूज कर लूंगा कि सीधा ऐड ना करते हुए मैं एक और बार लिखा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स और एपी को रिवर्स कर दिया। एपी को रिवर्स करेंगे तो वो एपी रहेगी ना, बस जैसे टर्म 2 4 6 8 है उसकी टर्म हो जाएगी 8 6 4 2, और उनका ऐड कुछ ऐसा लिखा होगा 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 की ऐसा कुछ सम लिखा होगा। इसके सम करने में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। ये 2 प्लस 8 कितना आ रहा है 10, प्लस का साइन लगाया। ये 4 प्लस 6 10, यहां पर भी 10 आ रहा है, यहां पर भी 10 आ रहा है, मतलब जो ऐसे रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं उनका सब जगह सम सेम आ रहा है, हर जगह सम सेम आया। यहां तो क्या लिख लूं S4 प्लस S4, मतलब ट्वाइस हो गया ना उस चीज का, तो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, तो S4 लिख दिया। इसको मैं डायरेक्टली ऐड करके 40 लिख सकता हूं, बट मैं पैटर्न बनाना चाह रहा हूं कि ये 10 कितने टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 10, हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 10। मुझे सम चाहिए था 4 टर्म्स का, 2 यहां मल्टीप्लाई में, वहां भेजा डिवाइड में, वहां भेजा डिवाइड में। अगर आपको ये समझ आया, सेम चीज मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं, बिल्कुल सेम चीज यहां पर अप्लाई करेंगे और आप समझ जाएंगे इसमें। अच्छा इस तरह से हो जाता है, चलिए अप्लाई करके देखते हैं। इसको हटा रहा हूं, ये आपने समझ लिया, सीधा एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको यहां कैसे अप्लाई करना। बस इसको याद रखना, ऐसे किया था आपने, बल्कि ये वाला स्टेप अभी के लिए रख भी लेते हैं आपके, ये वाला स्टेप रख के रखते हैं, यहां से देखते रहेंगे कि रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर उसको चेंज करेंगे। ये सम ऑफ एन टर्म्स था, मैं इस एपी को रिवर्स करता हूं और उनका भी सम ऑफ एन टर्म्स लिख देता हूं। तो वो रिवर्स फॉर्म में क्या होगा, ये जो लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, तो ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d। अच्छा इससे पहली वाली टर्म क्या होगी भाई, ठीक इससे जो पहली टर्म होगी वहां से सेकंड टर्म बनेगी ना, तो इससे पहली वाली टर्म होगी a प्लस एन माइनस 2d।
ये कैसे आया? पहली टर्म। जैसे अगर मैं आपको बोलता कि 7th टर्म से पहली वाली टर्म कौन सी होती, आप मुझे बोल देते सर 6th टर्म, तो आपने n की वैल्यू तो कम करी है, n में एक माइनस करा है, ये n में माइनस आप यहां नहीं कर सकते। इस n में ये जो n-1 है, इसमें अगर मैं एक और माइनस कर लूं तो वो तो क्या बन जाएगा, n-2। तो इससे पहली टर्म क्या होती है, a प्लस n-2d। उससे पहले क्या होती है, a प्लस n-3d। तो इससे पहली जो टर्म है a प्लस n-1 2d, a प्लस n-2, उसको यहां लिखा a प्लस n-2d, ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म लिख सकता हूं, ऑफकोर्स थर्ड टर्म भी लिख सकता हूं, a प्लस n-3d। जाते जाते जब मैं इसकी लास्ट टर्म लिखूंगा, क्या इसकी लास्ट टर्म a होगी जब a पे रिवर्स करिए? हाँ भाई, इसकी लास्ट टर्म तो क्या होगी, वो तो a बन जाएगी, इसकी लास्ट टर्म a बन जाएगी। अब मुझे इन्हें ऐड करना है, यहां जब ऐड करा LHS में तो Sn प्लस Sn तो 2Sn, ट्वाइस ऑफ Sn, इन दोनों को ऐड करा, a प्लस a 2a, और ये सेम आ गया n-1d, n-1d। ये सेकंड टर्म इसकी है, ये इसकी सेकंड टर्म है, दूसरे एपी की Sn लिखा है जिसका। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, a से तो a ऐड हो गया, तो लिखा 2a। ये d इसमें ऐड करना है भाई, ये d इसमें ऐड करना है, तो यहां एक रफ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, देखना, n-2d था, और इसमें मुझे एक और d ऐड करना है, कि इसमें d ऐड करना है, तो मैंने d कॉमन लिया, और यहां बचा ये n-2 प्लस 1, n-2 प्लस 1, जो कितना आ जाएगा d के साथ लिखा हुआ n-1। इन a प्लस a2d करा, ये d प्लस दिस को जब मैंने सॉल्व करा, दोबारा क्या है d और ब्रैकेट में n-1d, n-1 d तो बाद में लिखा, तो ये लिखा है n-1d। आप सेम प्रोसीजर से इन दोनों को ऐड करके देख लो, इसकी थर्ड टर्म a और a आपका आएगा 2a, ये इस बार 2d माइनस, जब यहां से जब 2 माइनस करूंगा दोबारा ये n-1 रह जाएगा, तो सेम ही टर्म बनेगी। यही आएगा जब, जैसे इसमें बार बार 10 आ रहा था ना आपका, इस बार ये रिपीट हो रहा है, अगर मैं लास्ट टर्म में जाके देखता हूं तो इनको जब ऐड करूंगा तो a और a 2a, जो लिखा है d वाला सेम n-1d, n-1d। अब ये जो टर्म है मेरी, बस लास्टली ये समझना है, जो टर्म है 2a प्लस n-1d, ये कितने टाइम्स ऐड हो रही है भाई, ये 1 टाइम, 2 टाइम, ऐसे 3 4 5, कितने टाइम, n टाइम्स, क्योंकि ये इसकी nth टर्म थी भाई, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला था ना, ये इसकी n टर्म थी, तो ये n टाइम्स हो रहा है। जैसे इसमें ये 4 टाइम्स था, जैसे इसमें 4 टाइम्स है, इसीलिए इसको अब हटा रहे हैं, इसका वर्क हो गया हमारा, कि ये 4 टाइम्स था। तो जैसे ये 4 टाइम्स था, इसमें ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये n टाइम्स हो गया। मतलब इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई में लिखूं, इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखूंगा n इंटू दिस, जैसे उसमें मैंने 4 इंटू 10 लिखा है, तो n इंटू 2a प्लस n-1d, यहां लिखा है 2 इंटू Sn, जो 2 यहां मल्टीप्लाई में है वो वहां जाएगा डिवाइड में, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। एंड फाइनली इसी के साथ आपने ये डेरिवेशन सीख लिया है कि Sn का डेरिवेशन कुछ इस तरह से आता है। डेरिवेशन खुद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो ऐसी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेगा, तो जब वो ऐसी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेगा तो मुझे ये चीजें आनी चाहिए ना, एक बार यही सीख लूंगा। और ऐसे फॉर्मूला भी हमेशा याद रहता है, क्योंकि जब खुद डिराइव करा तो Sn का फॉर्मूला आ गया मुझे इसका, अब मुझे इसकी एप्लीकेशन देखनी है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हमने आपके लिए, मतलब जिससे आपको Sn का फॉर्मूला क्लियर होने लगे कि Sn का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। जिससे फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मुझे इस एपी के सम निकालना है अप टू 19 टर्म। ऐसा दिया ना, एपी दिए 2 7 12 17 टू 19 टर्म्स, 19 टर्म्स तक मुझे इसका सम निकालना है। जब भी एपी आपके सामने आती है वे क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसमें से ए की वैल्यू कॉपी करो। ए की वैल्यू क्या है 2, देन डी की वैल्यू हमेशा आएगी सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करने से, 7 - 2 जो कितना हो रहा है 5। ए और डी सबसे पहले नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है।
ए और डी नोट किया, अब निकालना क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म तो S19 से लिखेंगे, अभी डेरिवेशन में ये सीखना चाह रहे थे हम। S19 इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। Sn का फॉर्मूला तो आता है मुझे, तो Sn का फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होता है n/2 2a प्लस n-1d। बस अब इसमें वैल्यूज ही तो पुट करनी है। n के लिए कितने रखेंगे, 19/2। n की 19 है, 2 से लिखा है 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1, n तो 19 है, तो 19-1 डायरेक्टली कर भी सकते हैं, एक बार लिख भी लेते हैं। और d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5। जैसे हम ये कैलकुलेशन करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, बस ये कैलकुलेशन करते हैं आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसी ये क्वेश्चन है, इसमें आप नोट करोगे a की वैल्यू, इसमें आप नोट करोगे d की वैल्यू, सम ऑफ 14 टर्म्स निकालना है, इसमें आप S14 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। आप ये पार्ट समझ ही गए हैं, तो इतना होमवर्क तो बनता है आपके लिए। अब तो आपने इतना टॉपिक सीख लिया हमारे लिए, तो 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। सॉल्व करना, आंसर कमेंट करना कि इसमें आपका सम कितना आ रहा है। हमने आपके लिए एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखा है, मतलब एक क्वेश्चन रखा है, उसमें पूरा एक मेजर कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट होता है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट थोड़ी है, बट खुद में कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, इनके क्वेश्चन अटक जाते हैं अगर आपने एक बार पहले ट्राई करके नहीं रखा है कि ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक ही क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन सिंपल है, बट इसके बाद आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आप बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आप देखना बार बार देता है इस कॉन्सेप्ट पे, और थोड़ा ध्यान देना, समझना कैसे दिया है उसने। इन एन एपी इफ Sn is equals to this, then find the AP। आपको AP ही फाइंड करनी है। सर ये क्या बोल दिया, ये कैसा क्वेश्चन है, Sn दे दिया है। हाँ, Sn आपको फॉर्मूले की तरह दे दिया है ना, उन्होंने Sn का फॉर्मूला या Sn टर्म का जो दिखाया गया रिप्रेजेंटेशन दिया है कि Sn कुछ ऐसे लिखा है n 4n+1, मतलब वो Sn वाली कैलकुलेशन हो रखी होगी, फाइनल कैलकुलेशन ये बची है, n की वैल्यू नहीं है। इस Sn से मुझे पूरी AP निकालनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मैं डबल स्टार बना लूंगा, इंपॉर्टेंट है, एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, जिसको आता है वो उसके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसको नहीं आता है रुक जाते हैं इसमें। तो ये Sn था, मुझे AP फाइंड करनी है। AP फाइंड करने का मीनिंग तो मुझे पता ही है, A फाइंड करो और D, A और D आया, AP आ गई, इससे A और D निकालने हैं। ये Sn लिखा है, मुझे Sn का मीनिंग पता है। अब आएगा मीनिंग पे क्वेश्चन कि Sn का मीनिंग है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब ये फर्स्ट n टर्म, ये वर्ड यूज होगा, इस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखता हूं, मतलब S1, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूं, एक एपी भी यहां लिख देता हूं आपके लिए, वही मेरी सिंपल एपी समझाने के लिए कि ये एपी थी। इसमें अगर मैं S1 फाइंड कर रहा हूं, आप बताना, इसमें अगर मैं S1 फाइंड कर रहा हूं, मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1 में से, तो वो तो ये वाली टर्म का सम आएगा बस, मतलब फर्स्ट टर्म ही आएगी, मतलब फर्स्ट टर्म आएगी। अगर आपने ये भी सीख लिया तो बहुत मेजर चीज सीख लिया आपने कि S1 से तो फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी। तो अगर मैं S1 की वैल्यू निकालूं, वो मुझे फर्स्ट टर्म ही दे देगी। फर्स्ट टर्म मतलब A1 मतलब A, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया है ना, फर्स्ट टर्म डायरेक्टली आ जाता है। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये स्टार्ट है, n के लिए 1 डाली, A की वैल्यू आ गई, बस वो कॉन्सेप्ट समझ आना है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म से तो फर्स्ट टर्म ही आती है, वो वैल्यू आ गई। अब तो वो बस कैलकुलेशन है, S1 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो तो कर लेंगे हम। कैसे कर लेंगे, ये लिखा तो इन्होंने S1 का फॉर्मूला n 4n+1, बस n को किससे रिप्लेस करूंगा, 1 से, तो 1 4n मतलब 4 into 1 plus 1, कैलकुलेशन 1 या 4 + 1 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 5, मतलब A की वैल्यू तो आ गई ना मेरे पास। A की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 5। AP में चाहिए क्या, A चाहिए, D चाहिए, ये तो क्वेश्चन सिंपल जा रहा है। कितना टफ क्वेश्चन आ जाए, इसका केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अब तो आपको समझ आए, A की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आपने किस तरह D भी सीख लिया तो इसका कोई क्वेश्चन रुक ही नहीं रहा है आपका। अगर आपने ये देख लिया D कैसे आता है इस फॉर्मेट में, ये 2 तरह से आता है क्वेश्चन, Sn के टर्म में भी आता है, An के टर्म में भी आता है। वैसा ना सीख लो, An तो सीख ही जाओगे तुरंत, सेम ही कॉन्सेप्ट है। मुझे D निकालना है, किसको यूज करते हुए, ये Sn को फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो मैंने देखा चलो S1 से तो ये आ रहा था, एक बार S2 का मीनिंग जानूं
कि S2 से क्या आ रहा है मेरे पास। अगर मैं S2 का मीनिंग जानता हूं तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब ये शुरू की दो टर्म ऐड हो जाएंगे, शुरू की दो टर्म ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों शुरू की दो टर्म ऐड हो जाएंगे। अगर मैं शुरू की दो टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देता हूं, शुरू की दो टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करता हूं, मतलब शुरू की दो टर्म के सम में से पहले टर्म का सम माइनस करता हूं, मतलब ये S2 माइनस S1। मुझे ये देखना था S2 माइनस S1 मुझे क्या वैल्यू देता है। S2 माइनस S1 क्या देगा, इन दोनों के सम में से ये फर्स्ट वाला माइनस कर दिया तो बचा सिर्फ सेकंड टर्म। कई लोग इसमें कंफ्यूज होकर यहाँ डी लिख देते हैं, बस वो गलती नहीं चाहिए, यहाँ डी नहीं आएगा। आप खुद सोचो ना, दोनों में से फर्स्ट टर्म हटा दी है, फर्स्ट टर्म हटा दी है, बची है सिर्फ सेकंड टर्म। तो ये सेकंड टर्म का फॉर्मूला बन जाता है भाई कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। तो पहले सेकंड टर्म निकालूंगा, डी को बोलूंगा थोड़ा वेट करो कि पहले मैं सेकंड टर्म निकाल रहा हूं। सेकंड टर्म कैसे निकाल रहा हूं, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब से आप ये चीज डायरेक्टली यूज कर लेंगे, बट एक बार समझ के, कभी कंफ्यूजन हो रही है दोबारा लिख के समझ ले, आपको समझ जाएंगे। तो सेकंड टर्म ऐसे आ जाती है, कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म आई थी डायरेक्टली S1 से, सेकंड टर्म आती है S2 माइनस S1 करने से, सेकंड टर्म आ जाती है S2 माइनस S1 करने से। ये लिखिए, ये फर्स्ट टर्म का लिखा है, दोनों सम ऑफ यूज करते हुए, सम ऑफ n टर्म्स का। तो इसको हटा दें, चलो कि अब इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, जैसे सेकंड टर्म आएगी आप समझ भी गए कि अब तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, सेकंड टर्म निकाल दो। कि सर सेकंड टर्म निकालने A2 का यूज करो, H2 लिखना है। H2 कैसे आएगा, इसमें n के लिए 2 रख दूंगा, इसमें n के लिए 2 रख रहा हूं तो देखना 2 रख रहा हूं, या n की जगह 2 लिखा, ब्रैकेट 4 इंटू 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये किसकी वैल्यू है, S2 की, माइनस S1 जो मैं पहले निकाल चुका हूं, जो A था जिसकी वैल्यू आई थी 5, डायरेक्टली यूज कर लूंगा। कैलकुलेशन करता हूं, ये 2 रहा, या 4 टू 8 प्लस 1 9, 9 टू 18 माइनस 5 13। A2 की वैल्यू आ जा रही है मेरी 13, A2 की वैल्यू आ जा रही है 13। अब आपके पास A2 है और अब आपके पास A1 भी था, A1 तो पहले ही फाइंड कर लिया था, अब ऐसे फाइंड करूंगा मैं D की वैल्यू कुछ इस तरह लिखूंगा कि D की वैल्यू क्या होती है, D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यही तो सीखते आ रहे हैं। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, जो मुझे वैल्यू दे रहा है 8। तो मेरी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई, 8। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई, 8। एक क्विक रिकैप कि इसमें कैसे करा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा सिखाना चाह रहा हूं मैं कि कभी भी Sn दिया है, कभी भी Sn दिया है, S1 फाइंड करो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, S1 फाइंड करो A की वैल्यू मिल जाएगी। आपको D निकालना है, D का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट अभी वो सिखाना नहीं चाह रहा हूं, Sn में नहीं जा रहा हूं, A से सीखना है। फिर आप खुद लिख लोगे ना, इसमें लिख लेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाता है। कैसे, A2 की जगह ये लिख दो S2 माइनस S1। देखना ना, अगर आपको सीखना है कि ये लिख देता हूं, बट उसको तब यूज करना जब पूरी तरह से समझ आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये D का फॉर्मूला था, क्या लिखा था, A2, A2 के लिए यहां से क्या बनाई थी, S2 माइनस S1, माइनस में लिखा A1, A1 तो कैसे आया था डायरेक्टली S1 से, यहाँ S1 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस का सॉल्व हो जा रहा है। D के लिए क्या आ जा रही है, S2 माइनस 2S1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ डायरेक्टली S के फॉर्मूले से सीधा D की वैल्यू, बट यूज समझ के करना है, तभी अभी वो इंट्रोड्यूस नहीं करता, मैं आपको सारा पार्ट सिखा रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि S1 से A की वैल्यू आई, A2 की वैल्यू हमेशा कैसे आती है, S2 माइनस S1। D की वैल्यू के लिए तब मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकता हूं, या अगर मुझे समझ आ गया है, बहुत अच्छे समझ आ गया, तब मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। ये मिल के मुझे A और D की वैल्यू दे रहे हैं, और जब A और D की वैल्यू है तो वो AP तो मैं लिख ही सकता हूं, जो मेरे से पूछी है क्वेश्चन ने तो AP बोला था ना, तो वो AP तो कुछ इस तरह से रहेगी। फर्स्ट टर्म उसकी 5 थी, D 8 है, D उसमें मैं ऐड करता रहूंगा, इसमें मैं 8 ऐड करता रहूंगा, इसमें मैं 8 ऐड करता रहूंगा, इसकी सभी टर्म्स आ जाएगी। दिस मच।
तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम आने वाले लेक्चर में लेंगे और तब इसके और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही, जिसमें आपने सीख लिया है nth टर्म का फॉर्मूला, खुद से डेरिवेशन और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, Sn का डेरिवेशन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के जितने भी टफ और इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सेशन में लेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे ही।